हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे, जहां हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होने वाला है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली हमें इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजों को देखना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि वहां पर इंडिया के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के तुरंत बाद ही तीन सबसे बड़ी सिचुएशंस या कहें ऐसी चुनौतियां या कहें तो कंडीशंस खड़ी होके आई कि इफ वी हैव टू सर्वाइव, अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तीन चीजों पर काम करना ही होगा। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड इंडिया, कि हमें सबसे पहले भारत को एक करना होगा। क्योंकि अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि कैसे आजादी के बाद तितर बितर सारी चीजें हो रखी थी। दूसरी चीज जो तय थी कि देखो साहब, अगर हम आजाद होते हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी और कभी भी, सो हम इंडिया में डेमोक्रेसी लाएंगे, यानी हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो पाया होगा कि किस तरीके से इंडिया ने इन डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया एंड प्रॉपर वोटिंग सिस्टम से सारी चीजें सही तरीके से स्टार्ट की गई। एंड आफ्टर द डेमोक्रेसी, जब सारी चीजें, ये चुनाव वगैरह सारी चीजें हो गई, उसके बाद सवाल उठा कि देखो साहब, तीसरी चुनौती आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मीन्स कि कैसे सभी का विकास किया जाए और सबके साथ किया जाए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि ओनली ऑन कुछ लोग आगे बढ़ जाएं और बाकी लोग पीछे खड़े बस मुंह ताकते रहें। तो उस चीज को हटा के डेवलपमेंट ऐसे करनी थी कि सभी एक साथ आगे बढ़े, यानी सबका साथ और सबका विकास। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पॉलिटिकल कंटेंसेशन का, यानी किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका क्या कहना था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी फाइनल डिसीजन किसका होगा। तो फाइनल डिसीजन उसका ही होगा जिसकी बेसिकली गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट उसकी ही बनेगी जिसको लोग चुनेंगे। अच्छा, कंसेंसेशन गोल्स क्या थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 there was agreement that India should development should involve economic growth along with social economic justice, कि हम जो है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, कि पैसा आए लेकिन सबके पास आए। क्या पता किसी के पास बहुत ज्यादा आ रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के पास बिल्कुल ही ना आए, आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद डिसएग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट रोल, कि कैसे ये सारी चीजें, जब बेसिकली जो कांग्रेस थी ना, उसमें उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो आपको ऐसा करना होगा, लेकिन कुछ जो थे उनका मानना था कि अगर आपको देश आगे बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, सो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट उठा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट को लेके। अच्छा, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले जरा आप समझते हैं कि बात क्या चल रही थी। तो अगर आपको चैप्टर 1 बुक 1 का याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड में आफ्टर 1945 दो चीजें चल रही थी। एक, अमेरिका का ग्रुप, एंड द सेकंड वन इज यूएसएसआर का ग्रुप। जो अमेरिकन ग्रुप्स थे वो फॉलो करते थे कैपिटलिज्म को, और जो यूएसएसआर वाले ग्रुप थे वो फॉलो करते थे सोशलिज्म को। और दोनों की अपनी कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, और उसी चीज को लेके उन्हें आगे बढ़ना था। तो ऑन एंड ऑन देखा जाए तो जो हमारा ऐसा एक वर्ल्ड था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ थे यूएसए वाले और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर वाले। अब सवाल ये उठा कि देखो साहब, अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम किस रास्ते पे चले। क्या हम अमेरिकन रास्ते पे चलें, कि यानी कि हम प्रॉपर सारी चीजें बिल्कुल कैपिटलिस्ट मोड में चलाएं और सारी चीजें मार्केट के कंट्रोल में छोड़ दें। अच्छा, दूसरी चीज पाई गई कि क्या हम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक सिस्टम डेवलप करें और सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में दे दें। अच्छा, तो इन सब चीज को लेके देखो, सिंपल सिंपल सी कंट्रोवर्सीज ये थी
कि पब्लिक सेक्टर यानी सोशल सेक्टर, एंड सेकंड वन इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी वो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट वाले लोग। इधर की साइड था कि यहां ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये किस लिए था, सोशल वेलफेयर। अच्छा, इधर कहना था कि यहाँ पे ये बढ़िया है कैपिटलिस्ट वाला, कि ये ज्यादा मतलब इसमें सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलती हैं। इश्यूज विद करप्शन, भाई देखो सरकारी काम में क्या ना करप्शन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कि करप्शन तो कम होगा लेकिन सोशल वेलफेयर मतलब इतना नहीं हो पाएगा। भाई आप खुद समझो, क्या एक आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो किसी के भले के लिए ज्यादा करेगा या फिर अपने फायदे के लिए ज्यादा करेगा। अच्छा, फिर देखा गया कि जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से मतलब ऑन एंड ऑल सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो पाएगा कि ये सारी इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन है। यानी सीधा सीधा ये था कि या तो हम इस तरफ हो सकते हैं या फिर हम इस तरफ हो सकते हैं। तो इंडिया ने वहां पे एक रास्ता चुना कि देखो साहब, ना ही हम यूएसए की साइड जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर को फॉलो करेंगे। हम एक अपनी मिक्स्ड अप्रोच रखेंगे। कैसी अप्रोच रखेंगे? मिक्स्ड अप्रोच, यानी वी विल गो विद मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? इसमें हमने क्या किया, तो हमने कुछ चीजें कैपिटलिज्म से उठा ली और कुछ चीजें हमने सोशलिज्म से उठा ली, ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो हमसे नाराज हो जाए और हमारे देश का मतलब पैसा वैसा जितना भी है सारा कहीं और चला जाए। क्लियर है? तो उसी चीज को देखो यहां पे समझाया गया है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या था। कि देखो साहब, कॉन्ट्राडिक्शन यही था कि आर्ग्यूमेंट्स थे डिफरेंट डिफरेंट। सबका मानना था कि अगर हमें मॉडर्न बनना है तो मॉडर्न बनने की सीधी सीधी सी डेफिनेशन थी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अमेरिका के साथ होना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन कम्स विद अ कॉस्ट, ये भी था। अच्छा, कुछ कुछ का कहना था कि हमें ग्रोथ मतलब कैसी ग्रोथ चाहिए, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ प्रोग्रेस चाहिए, साइंटिफिक रेशनैलिटी चाहिए। ये सारी चीजें अमेरिका के पक्ष में जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाया। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे आप एक मतलब पोस्टर देख सकते हैं, आपकी कॉपी में मतलब बुक में भी होगा, कि कैसे इन 2006 जो उस समय की गवर्नमेंट रही होगी उन्होंने ओडिशा में पॉस्को प्लांट यानी बेसिकली एक स्टील प्लांट स्टेबलाइज किया। अच्छा, स्टील प्लांट स्टेबलाइज होने के बाद क्या होगा भाई, तो वहां पे जितने भी आदिवासी लोग हैं उन सबको वहां से वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन इसके और भी दूसरे पक्ष पक्ष हैं मतलब पहलू हैं, कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, देश का विकास होगा। सो ऑन एन एवरेज देखा जाएगा कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किसी के साथ डेवलपमेंट माना जाएगा, लेकिन किसी के साथ वो जास्ती भी हो सकती है, मतलब कि डेवलपमेंट कम्स विद अ कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने एक ऐसा ही एग्जांपल देखा होगा बिहार का, कि बिहार में एक जगह 1 रुपए मतलब एकड़ के हिसाब से, आई थॉट सो मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब बहुत ही सस्ते दामों में एक मतलब बड़े उद्योगपति को दे दी गई, ताकि वहां पे क्या हो सके, फैक्ट्री वगैरह स्टेबलाइज की जा सके। अच्छा, वो फैक्ट्री जब वहां पे बनेगी तो रोजगार भी वहीं के लोगों को मिलेगा, लेकिन वहां के लोगों से वहां की जमीन भी ली गई। अच्छा, जो वहां का हर्जाना था वो भी उस हिसाब से नहीं दिया गया जिस हिसाब से देना चाहिए था। अच्छा, इसी चीज को लेके अब सवाल यही चल रहा था कि मतलब इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हो। तो 1944 में एक बॉम्बे प्लान है। अब बॉम्बे प्लान क्या था, तो देखो कुछ भी नहीं, बस बॉम्बे में बैठ के बनाया गया था, इसीलिए बॉम्बे प्लान था। और बनाया किसने था, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब जिनके पास पैसा बहुत ही ज्यादा था, उन्होंने बैठ के एक कमरे में 10-15 लोग या जितने भी वो लोग रहे होंगे, उन्होंने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया कि देखो साहब, हम ना इस पे काम करेंगे। और वो सारी चीजें बना के उन्होंने प्रोवाइड करी, वो सारी चीजें गवर्नमेंट के आगे सबमिट करी। अब गवर्नमेंट के सामने ये सवाल उठा कि क्या हम इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सारी चीजें एक तरफ, भाई एक बात बताओ, अगर आप कोई एक प्लान बना रहे हो तो उसमें ऑन एन एवरेज आप पाओगे कि आप अपना फायदा ज्यादा करने की कोशिश करोगे, और उस फायदे को ज्यादा करने के लिए बॉम्बे प्लान बनाया गया रहा होगा।
तो गवर्नमेंट जब 1947 में आजादी के बाद गवर्नमेंट ने मतलब सारी चीजें जब 1950 में ऑन एन एवरेज देखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इस बॉम्बे प्लान को कर दिया रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उनका मानना था कि देखो साहब, अगर हमने ऐसा किया ना तो हमारे यहाँ की जनता बेचारी मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? हमने देखा है कि कैसे 1947 में यहाँ पे एक मतलब बिल्कुल एकदम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब भारी एकदम आपस में एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और उसकी वजह से बहुत से लोग यहां से वहां, वहां से यहां मूव आउट मूव इन हुए हैं, और उनके पास उनके रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। आपने मूवी देखी होगी, एक मिल्खा सिंह करके मूवी है, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे लोग वहां पे टेंटों में रहा करते थे। अच्छा, ऐसे ही आपने एक मूवी देखी होगी गदर करके, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मतलब दंगे हुए थे। और देखा जाए, जहां तक वो जितना मूवीज में दिखाया गया है उससे भी क्या पता अधिक रहा होगा। अच्छा, आगे देखा जाए तो इसी को देखते हुए 1950 में एक प्लानिंग कमीशन को रखा गया, बनाया गया। और इस प्लानिंग कमीशन का काम होगा क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में एस्टेब्लाइज किया जाता है। इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, मतलब सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के अंडर में चलती हैं। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनका मेन टास्क क्या था? तो इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू की। अब सवाल ये उठता है, 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं? तो 5 ईयर जो प्लान्स हैं, ये बेसिकली हमने यूएसएसआर से देखा कि वहां जो मतलब गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अपने यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान्स पे काम करना शुरू किया था। और हमने फोकस किया 5 ईयर्स प्लान में कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे हम, एग्रीकल्चर यानी खेती को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम जो ये इनइक्वलिटीज हैं, कैसी इनइक्वलिटीज? जो ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज है, इनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीजें बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल, मतलब पहले पीएम साहब बैठेंगे, फिर बैठ के सारी चीजें मीटिंग मीटिंग करेंगे। और इसमें जो मीटिंग मतलब पीएम के साथ जितने भी इसके अदर मेंबर्स रहे होंगे, रहते हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं? सीएम वगैरह, मतलब जितने भी राज्य होते हैं उन सबके राज्यों के सीएम। अच्छा, साथ ही साथ इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी था कि टू मच सेंट्रल कंट्रोल, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। यानी इसमें बेसिकली जो मतलब उस टाइम के हमारे पीएम रहे थे नेहरू जी, उन्होंने सारी चीजें अपने अंडर में बिल्कुल ऐसे कर रखा था कि बाहरी लोगों को आने नहीं देते। बाहरी इन द सेंस ऑफ जो विदेशी कंपनियां थी उनको उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर रखा था। और इंडियन कंपनीज भी जो चल रही थी वो बेसिकली इस हिसाब से चल रही थी कि सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही हो रहा था। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी लगभग लगभग 60 साल तक इस बॉडी ने काम किया। और इसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12th 5 ईयर प्लान तक बढ़िया एकदम मतलब अच्छा काम किया। कुछ कमियां भी रही होंगी, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए बढ़िया काम रहा, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलाई गई। 5 ईयर प्लान्स, द अर्ली इनिशिएटिव्स, पहले क्या किया गया? अंडर प्लानिंग प्रोसेस डेवलपमेंट प्लान्स वर प्रिपेयर्ड बाय 5 ईयर पीरियड। 5 साल के लिए ही क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम प्रॉपरली एक या मतलब सारी चीजों को पकड़ के आगे चल पाए। हमें एक एक करके चीजों को टैकल करना था और एक एक करके ही सारी चीजों के लिए आगे बढ़ना था। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि इसमें चेयरमैन हमने पढ़ ही लिया कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जब 2000, तो आगे देखा गया कि बेसिकली 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी, तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की। और उसको एक मतलब सिंपल सी चीज ये की गई कि एक मतलब उसका नाम बदल दिया गया, जिसमें मतलब बीजेपी ने गजब का काम किया है ऐसे कामों में। अच्छा, फिर नीति आयोग का क्या काम रहा कि भाई स्ट्रक्चर सेम है नीति आयोग का भी, मतलब हेड पीएम रहेंगे, उसमें जितने भी ज्यादातर मेंबर्स होंगे वो सारे सीएम होंगे। बस इसका काम रहेगा कि ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा।
अच्छा, और इन्होंने बताया कि इसका जो अप्रोच रहेगा ना, वो बॉटम टू टॉप रहेगा, यानी ग्राउंड लेवल से चीजों को उठाया जाएगा और बड़े लेवल तक ले जाके उन पर डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यही सारी चीजें जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि चलने वाले थे 1951 टू 56। इन दिस प्लान्स, इस जो मतलब ये 5 साल का जो प्लान बनाया गया, इस पे मेन फोकस दिया गया एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर को मेन फोकस में रखते हुए सारे काम एग्रीकल्चर से मतलब कैसे एग्रीकल्चरल अपनी जो मतलब हमारे सारा खेत वेत है, इसको कैसे और बूस्ट किया जाए और अपने यहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो चीफ प्लानर थे मतलब जो बिल्कुल हेड बनाए गए थे वो थे के एन राज, और इनके तहत मतलब इनके अंडर में सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से की गई। और इसमें मोटो रखा गया कि कैसे हम ग्रोथ करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बेसिकली हमने रखा कि धीरे धीरे, जैसे ना होले होले, तो वही धीरे धीरे बिल्कुल सारी चीजों को किया जाए और मेनली एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मतलब रिलेटेड चीजें होंगी उन सबको किया जाएगा, जैसे डैम्स बनाना। और उस समय का एक फेमस डैम बनाया गया भाखड़ा नागल डैम। अच्छा, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़िया करना, इरिगेशन फैसिलिटीज को और बढ़िया करना, कैनाल्स को बढ़िया करना मतलब बढ़िया एकदम नहरें बनाना। क्लियर है? अच्छा, इसी में ही एक टॉपिक आता है लैंड रिफॉर्म्स, जो बेसिकली मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा जान लो ताकि आपको पता रहे कि लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है। जो जमींदारी सिस्टम था उसे खत्म किया गया, उसको बिल्कुल मतलब हटा दिया गया कि देखो साहब, जो ये जमींदारी सिस्टम था जो अंग्रेज लेके आए थे, उन सबको हम क्या करते हैं, बिल्कुल एबोलिस्ट यानी बैन करते हैं, ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा, लैंड कंसोलिडेशन, efforts were initiated to consolidate small fragmented lands holding into larger more efficient plots। यानी छोटे छोटे जो मतलब जगह है, इन सबको कहीं एक जगह पे मिला के दिया जाए और उसको बढ़िया किया जाए। और इन्हीं लैंड रिफॉर्म्स में एक मतलब काम किया गया कि देखो साहब, जिसके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, मान लेते हैं एक आदमी है उसके पास इतनी जमीन है कि वैसे हाथ खड़ा करके देख रहा है और देख भी नहीं पा रहा कि कितनी दूर तक जमीन है, और उसकी जमीन पे वो प्रॉपरली काम भी नहीं कर रहा है, उसकी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है जो बेसिकली खाली काम करते करते मतलब वहां से उसका रोजी रोटी ही चल रहा है। तो सरकार ने किया कि देखो साहब, आपके पास ज्यादा जमीन है, आपसे थोड़ी सी हम जमीन ले रहे हैं और उस जमीन को थोड़ा सा लेके किसी और को दे रहे हैं। लेकिन ये इतना स्मूथली नहीं हुआ। लिमिट तय की गई थी कि देखो, एक आदमी के पास इतनी जमीन होनी चाहिए। अब सवाल फिर वही उठता है, क्या ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से मतलब हुई? तो नहीं, क्योंकि लूप होल्स होते हैं हर एक लॉ, मतलब हर एक जो भी ये लाए जाते हैं सारी चीजें। तो उसमें देखा गया कि अच्छा, एक आदमी के पास ना होना चाहिए, एक काम करो, अपने परिवार में जितने भी चीते हैं मतलब सारे लौंडे वोंडे होंगे या जितने भी परिवार के लोग हैं, सब में थोड़ी थोड़ी बांट दो और दिखा दो, खड़ा कर दो हाथ की, देखो साहब हमारे पास तो इतनी है, ये तो हमारे बीवी के नाम की है, ये हमारे बालक के नाम की है, ये हमारे चचेरे भाई के नाम की है, ये हमारे ताऊ के नाम की है। मतलब इस तरीके से सारी चीजें बांटी गई और बिल्कुल मतलब स्मूथली बचा लिया गया खुद को इससे। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से हुई। इसी से रिलेटेड अगर आपको एक केस याद होगा या नहीं होगा, तो आप एक बार जरा सर्च करना 1973 का, जो कि मतलब जिसका उस समय फैसला आया था केशवानंद भारती केस। और उससे पहले एक गोलकनाथ केस, ये बेसिकली इसी से रिलेटेड था कि उनकी लैंड ले ली गई थी, मतलब सरकार ने उनसे उनकी जो ज्यादा लैंड थी वो ले ली थी और उसके बदले में वहां पे कोर्ट केस चल रहा था। फिर अगली चीज आती है सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया था और मतलब समहाउ हमने अच्छा भी किया था। फिर दूसरे प्लान में देखा गया कि हमें अब आगे बढ़ना है, किस पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। यानी हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां अगर इंडस्ट्रीज नहीं आगे बढ़ेंगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज जो मतलब
अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको प्रोड्यूसर बनना होगा। आपको चीजें बना के बेचनी होगी, ना कि ऐसा कि आप फाइनल प्रोडक्ट यूजर हो, कि आप दुनिया भर से सारी चीजें मंगा रहे हो। आप इंपोर्टर नहीं, आपको एक्सपोर्टर बनना होगा। एक्सपोर्टर आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, इंडस्ट्रीज होंगी। यानी आप सिंपल सिंपल सी बात इतनी समझो कि आलू को आपको चिप्स बना के बेचना है। आलू आपका सस्ता ही बिकेगा, लेकिन वही चिप्स हवा भर के 5 रुपए, मतलब 4 दाने मिलते हैं 5 रुपए में, तो महंगी ही बिकेगी भाई। इसके जो हेड बनाए गए वो बनाए गए पीसी महाल नोबलिस, और इन्होंने सारी चीजों को अपने अंडर में काम करवाया। और यहां पे रखा गया था मतलब मोटो रखा गया यहाँ का रैपिड, यानी बिल्कुल फायर्स। जैसे आज बनाई गई ना रैपिड, रैपिडो, तो उसी से रिलेटेड मतलब पहले था कि रैपिड, कि हमें कैसा करना है, बिल्कुल तेजी से, हवा के साथ साथ बिल्कुल एकदम तेजी से, बिल्कुल तेज सर सर करते हुए हवा के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, इस पे हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, ताकि हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस हो पाए, यानी सारी चीजें सेल्फ, मतलब खुद से ही बना पाए और खुद को मतलब प्रोडक्टिव बना पाए। इकोनॉमिक गोल रखा गया कि नेशनल इनकम को बढ़ाया जाएगा और सारी चीजें बढ़िया तरीके से करी जाएंगी, और करा भी गया। और बहुत सारे प्लांट्स स्टेबलाइज भी किए गए इंडिया में, जैसे भिलाई हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब लेकिन इस चीज को लेके हो गई कंट्रोवर्सी। कैसी कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ विवाद उठ गए। कैसे विवाद उठ गए कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। अब कुछ जो नेता थे, जो एग्रीकल्चरल मतलब समाजवाद ज्यादा थे, जिन्हें मतलब सोशलिज्म में ज्यादा एक्टिव था जिनके अंदर, उनका कहना था कि देखो साहब, आपने एग्रीकल्चर को उतना टाइम दिया ही नहीं जितना आपको देना चाहिए था। आपको ये समझना होगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, जहां की आबादी 70% से अधिक किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। और आप ऐसे देश में एग्रीकल्चर को और ज्यादा आपको उस पर एम्फेसाइज, यानी और ज्यादा फोकस करना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन जो इंडस्ट्रियल वाले थे, मतलब जो डेवलपमेंट के फेवर में थे, कि देखो, जिनका कहना था कि देखो साहब, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इंडस्ट्री स्टेबलाइज करनी होगी, क्योंकि आप पाओगे कि आप एक जमीन के टुकड़े पे सिर्फ 4 लोग ही काम कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, और चारों का घर सही तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन वही उसी जमीन पर अगर एक फैक्ट्री खोल दी जाए और वहां पर 100 लोग भी काम करें, तो उन सबको बढ़िया तरीके से सारी चीजें, मतलब जो भी वो मतलब उनकी नीड्स रही होंगी, वो लगभग लगभग पूरी हो जाएंगी। इससे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। क्या आएगा, पॉवर्टी खत्म होगी। क्या आएगा, पैसा आएगा लोगों के पास। तो इसी चीज को बैलेंस करना था गवर्नमेंट को, और यही सारी चीजें इस चैप्टर में देखी जानी है। बेसिकली आपको इतना समझना है कि व्हाट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज नन अदर देन, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बस इतना है कि डेवलपमेंट अगर होगा तो कुछ ऐसी भी चीजें, घटनाएं होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर बात वही उठेगी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा ही। क्लियर है? चलिए, आज का टॉपिक अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अभी तक, मतलब अगर आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब अच्छी लगी हो वीडियो, या इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे होंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर कि आप कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।